हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज विद किरण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है सीडीपी। आज हम आपके लिए सीडीपी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। ये क्वेश्चंस बीते कई सालों से बार बार रिपीट किए जा रहे हैं और यह क्वेश्चन इस बार भी रिपीट जरूर किए जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए, और यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिसके द्वारा हम आपके लिए और भी बेहतर कंटेंट लेकर आएंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करेंगे। आज का हमारा पहला सवाल है, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। ऑप्शन देखिए, वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ईश्वर के न्याय पे विश्वास, शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन, या फिर विद्यार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। देखिए, जीन पियाजे ने हमेशा खोज को महत्व दिया है कि जहाँ बच्चे एक्टिव रूप से खोज करें, खोज के सीखने का प्रयत्न करें। तो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा हमारा सही जवाब। ऐसा नहीं कि अपने से बड़ों को देखेंगे, ईश्वर पे भरोसा करेंगे, माता पिता उन्हें फोर्स करेंगे, तो ये सब नहीं है। बच्चों को खोज के द्वारा ही सीखना है। अभी देखिए, हमारा अगला सवाल है, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा मीनिंग हुआ हमारा यहाँ पे मोटिवेशन। तो सीखने की क्रिया में अभिप्रेरणा क्या है। ऑप्शन देखिए, विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है, पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है, या फिर शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है, या फिर विद्यार्थियों को सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। यहाँ पे देखिए, मोटिवेशन का मेन काम है बच्चों का रुचि बना रहना, रुचि का विकास करना सीखने के लिए। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी होगा सही। सवाल है हमारा, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंधित है। ऑप्शन देखिए, शिक्षा समाजशास्त्र, सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान, या फिर शिक्षा मनोविज्ञान। तो टीचर है अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या बनेगा, एजुकेशन साइकोलॉजी यानी डी। बढ़ेंगे, अगला हमारा सवाल है, बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी विधि है। यानी कोई टीचर है अपने बच्चों को बीजों का अंकुरण जो संकल्पना है, कॉन्सेप्ट है, वो पढ़ाना चाह रहा है। तो सबसे जो प्रभावी मेथड है, विधि है, वो क्या है। ऑप्शन देखिए, व्याख्या करना और व्याख्या करना देखने करना। यहाँ पे सॉरी मिस प्रिंट है, व्याख्या करना देखकर करना ऐसा होगा, या फिर बी, विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना, या फिर सी, श्याम पट पर चित्र बनाना और वर्णन करना। डी, बीज के, यहाँ पे होगा आपका बीज के वृद्धि के चित्र दिखाना। देखिए, जब भी ऐसा कोई सवाल आए ना कि पौधे लगा रहा हो या पेड़ लगा रहा हो, तो वहाँ पे सबसे अच्छा क्या होगा, जब बच्चा उसको ऑब्जर्व करेगा, उसकी देखभाल करेगा। जब वो उसकी देखभाल करेगा तो उसके लिए संवेदनशील होगा, उसके मन में उसके लिए बहुत भावना आएंगी, वो उसका देखभाल करेगा, उससे इमोशनली जुड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा सबसे अच्छा जवाब है ऑप्शन बी, बच्चे बीज को बोएंगे, अवलोकन करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा पांचवा सवाल है, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि। ऑप्शन देखिए, बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, बच्चों ने उत्तरों को सही तरीके से नहीं किया है, बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, या फिर व्यवस्था फेल हुई है। तो जब बच्चा फेल हुआ है, ऐसा नहीं है कि वो पढ़ाई करने लायक नहीं है, उसने सही से आंसर नहीं लिखा, या फिर उसे कहीं बाहर जाके ट्यूशन लेनी चाहिए। यहाँ पे क्या है, हमारा केंद्र में है बालक, हमारा जो एजुकेशन का केंद्र में है बालक। तो बालक फेल हुआ यानी व्यवस्था फेल हुई, सिस्टम फेल हुआ है। बालक को कभी दोष नहीं देना है, दोष देना है सिस्टम को, व्यवस्था को। तो ऑप्शन डी है राइट जवाब। चलिए आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला सवाल है, विद्यार्थी व्यक्तिगत भिन्नता को प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को। ऑप्शन देखिए, अधिगम की एक समान गति पे बल देना चाहिए, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, या फिर परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। देखिए, कक्षा में विद्यार्थी व्यक्तिगत भिन्नता को प्रदर्शित कर रहा है, तो टीचर को क्या करना चाहिए। ऐसा नहीं है ना कि अलग अलग लोग हैं तो उनको एक समान सिखाएंगे, या फिर कठोर अनुशासन देंगे, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देंगे। ऐसा नहीं है कि हम बहुत कठोर अनुशासन बना के, एग्ज़ाम की संख्या बढ़ा के बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे अच्छा ऑप्शन है, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना। विविध अनुभव है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा सही। हमारे यहाँ अगला सवाल है, इनमें से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है।
यानी लर्निंग को इफेक्टिव करने वाला कारक है। ऑप्शन देखिए, विषय वस्तु में प्रवीणता, बैठने की उचित व्यवस्था, शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, या फिर विषय वस्तु या विषय विषय अनुभव की प्रकृति। तो यहाँ पे देखिए अधिगम को प्रभावित करने वाला जो कारक है ना, चारों ऑप्शन में सबसे अच्छा क्या है, विषय वस्तु में प्रवीणता। बाकी सभी सही है, बट अगर आपका सिलेबस में लचीलापन रहेगा तो बच्चों को पढ़ाई में मन लगेगा। ऐसा नहीं है कि बस एक ही चीज़ को बार बार पढ़ाया जा रहा है, उसमें चेंजेस हो रहे हैं जो कि बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए होगा सही। हमारा 8वां सवाल है समावेशी शिक्षा, मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन। ऑप्शन देखिए, हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रिया को बढ़ावा देती है, या फिर तथ्यों की शिक्षा जानकारी से संबंधित है। देखिए यहाँ पे हमारे इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या है, हर तरह के लोगों को यहाँ पे सम्मान दिया गया है। तो यहाँ पे हम बोल सकेंगे ऑप्शन बी सबसे परफेक्ट है, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा सही जवाब। क्रियात्मक अनुसंधान एक्शन रिसर्च का उद्देश्य है। ऑप्शन देखिए, नवीन ज्ञान की खोज, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना, शैक्षिक विद्यालयों में परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे देखिए एक्शन रिसर्च का मेन उद्देश्य क्या है, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। क्यों, हम कक्षा की जो है सिस्टम है उसमें बदलाव लाएंगे, नए नए नियम बनाएंगे, बच्चों को अलग अलग जगह पे भ्रमण के लिए विजिट कराने के लिए ले जाएंगे, मतलब कार्यक्रम में लचीलापन बना रहेगा। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन भी परफेक्ट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला सवाल है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं। देखिए टीचर क्या कर रहा है, बच्चों को इंटरनल मोटिवेशन दे रहा है, तो कैसे वो बच्चों को प्रोत्साहित करेगी। ऑप्शन देखिए, प्रतियोगात्मक परीक्षण से, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उनकी मदद करना, यहाँ होगा पाने में, साफ दिखाई पड़ने वाला इनाम देकर जैसे टॉफ़ी, या फिर उन्हें चिंता और डर पैदा करके। देखिए बच्चों को कोई इनाम नहीं देना है, उनको डराना भी नहीं है, और ऐसा नहीं है कि कंपटीशन कराना है उनको, ये सब बिल्कुल सही नहीं है। बट वहाँ पे क्या है, उनको जो है अपना लक्ष्य निर्धारित करने के लिए उनको वह हेल्प कर रही है, उनको निपुण बना रही है। यह हुआ हमारा आंतरिक मोटिवेशन, इंटरनल मोटिवेशन। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी होगा सही जवाब। हमारा 11वां सवाल है हमारा आज का, अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए, एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए, मतलब मीनिंगपूर्ण अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने के लिए। ऑप्शन देखिए, ए छात्रों के बीच सहयोग को हतोत्साहित करना चाहिए, या फिर छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन को प्रोत्साहित करना चाहिए, विषय वस्तु को याद करने पर बढ़ावा देना चाहिए, या फिर संकल्पना की समझ को महत्व देना चाहिए। देखिए कहीं भी ऐसा नहीं है ना कि हम उनके सहयोग को कमज़ोर बनाएंगे, हतोत्साहित करेंगे, या फिर कंपटीशन को प्रोत्साहित करेंगे, रटना तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। यहाँ पे ऑप्शन डी सही जवाब होगा। क्यों, यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझने पे बल दिया गया है। यही हमारा अर्थपूर्ण अधिगम हुआ, जहाँ हम कॉन्सेप्ट को अच्छी भांति से समझ पाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा सुविधाहीन और वंचित समूह के विद्यार्थियों को शामिल करने में मदद करता है। ऑप्शन देखिए, विविधता को महत्व, गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, प्रमुख समूह की ओर केंद्रित शिक्षा शास्त्र, या फिर मानकीकृत परीक्षण। देखिए ऐसा नहीं है कि हम एक ही नियम जो हमेशा चला आ रहा है उसी के बाद उसका परीक्षण करेंगे, या फिर कुछ प्रमुख समूह में हम उसी को हम मतलब वो करेंगे, आगे ले जाएंगे जो हमारा मेन है, जो फेमस है। गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम जो इम्पोर्टेंट नहीं है, सिलेबस के बाहर है, तो ये सब का कोई इम्पोर्टेंट ही नहीं है। यहाँ पे जो ऑप्शन है, यहाँ पे विविधता को महत्व दिया जा रहा है, ये हमारा सबसे परफेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए है। यहाँ पे हमारा 13 नंबर सवाल है, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम यानी प्रगतिशील कक्षा में लर्निंग कैसा है, एक सरल प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया है, केवल औपचारिक अनुदेशन द्वारा ही हो सकता है, या फिर परीक्षाओं पे प्रतिबंधात्मक है। तो देखिए जहाँ पे केवल ऑप्शन है वो आपका ऐसे ही रॉन्ग है, और ऐसा नहीं कि वो परीक्षाओं पर प्रतिबंधात्मक है, सरल प्रक्रिया है, बट अधिगम जो है एक सामाजिक प्रक्रिया है। यहाँ पे हमारा आज का सेकेंड लास्ट सवाल है,
एक शिक्षिका अपने प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। कैसे बढ़ा सकेगी? ऑप्शन देखिए, ड्रिल और अभ्यास के द्वारा। ऐसा नहीं है ना कि बहुत प्रैक्टिस करवाएगी तो वो बढ़ाएगी, नहीं। अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके, अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर। देखिए, ऐसा नहीं है ना कि बच्चे जहाँ छोटी छोटी अच्छे काम करें, उपलब्धि प्राप्त करें, हम उन्हें गिफ्ट देंगे, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि हम प्रतियोगिता को बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्यों? वह बच्चों के रियल लाइफ जीवन से उनको जोड़ रहा है, और जहाँ पे बच्चों को ऐसा मौका मिले कि वो अपने रियल लाइफ से अनुभव प्राप्त करें, वहाँ पे हमारा वही आंसर हमेशा सही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी है सही जवाब। यह हमारा आज का एकदम लास्ट सवाल है। चलिए देखेंगे इसको। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो नियामक हो, समावेशन को हतोत्साहित करता हो, आवृत्ति को बढ़ावा देता हो, या फिर खोज को प्रोत्साहन देता हो। तो देखिए, जहाँ पे खोज हो, खोज बच्चों को खोजने का अवसर मिले, वह जवाब हमारा हमेशा सही होगा। ऐसा नहीं कि बस नियामक बनाएंगे, समावेशन को हम लो करेंगे, हतोत्साहित करेंगे, आवृत्ति को बढ़ाएंगे, तो ये सब रॉन्ग जवाब है। हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। क्यों? यहाँ पे खोज को महत्व दिया जा रहा है। तो वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करिए, और हमेशा वीडियो को देखिए, वीडियो पे बने रहिए। मैं आपके लिए आगे और भी अच्छे अच्छे कंटेंट लाऊंगी जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।